मैं औरंगाबाद जिले में एसपी था जी। रात को मुझे लगता है 10 बजे 11 बजे के आसपास, समय ठीक से याद नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई जी। मैं एक थाना का इंस्पेक्शन करके और दाऊद नगर में किसी थाना में ही ठहरा था जी। मुझे मुख्यालय से वायरलेस के माध्यम से खबर मिली जी। कि जहानाबाद जिले के लक्ष्मणपुर बाथे गांव को आप जानते हैं। मैंने कहा मैं जानता हूं। जी। तो वहां कोई घटना हुई है, लेकिन संपर्क टूट गया है जिलाधिकारी से, एसपी से टेलीफोनिक संपर्क टूट गया है और मेरे पास कुछ नहीं, बस अब जिप्सी में जो फोर्स रहती है, 2 अंगरक्षक थे, 2 और सिपाही होंगे और मैं ऐसे ही, मैंने सोचा कोई छोटी बड़ी घटना हुई होगी। बहुत ही भीषण नरसंहार। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा जी कि गांव के बाहर थोड़ा सा जी एक लाश, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, कहीं खेत में पड़ी 2 लाश, लेकिन मुझे जहां जाता हूं लाशें दिखाई देती हैं। लगता है कि बहुत बड़ी यहाँ घटना हो गई। मुठभेड़ें होते रहती थी नेक्साइड से, वो होती रहती थी। तो क्या आप लोग चाहते थे कि आपस में ही कट? नहीं, ऐसा नहीं चाहते थे, कोई ऐसा नहीं चाहता था। यह वर्दी की संहिता का हम पालन नहीं कर रहे हैं, धिक्कार है ऐसी नौकरी पर। वो तो शब्द जंगल का राज, प्रयोग, जंगल राज लोग, वो मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता। वो दौर था, ये सच है कि आदमी दिन को सुबह को निकलता था तो शाम को जिंदा वापस घर आएगा कि नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। 1 दिसंबर 1997 का दिन बिहार का वह लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार लोगों के जहन में आज भी है। 30-35 की संख्या में असलहाधारी, जिनके हाथों में बंदूक थी, तलवार था, भाला था, टंगिया थी, वह लोग सोन नदी के किनारे पहुंचे, सुरती रगड़ते हुए, बात करते हुए, खौफनाक इरादों के साथ। सोन नदी का पाट बहुत चौड़ा है, एक मल्लाह मिल जाता है, देख करके सहम जाता है, डर जाता है, लेकिन इन लोगों ने कहा और मल्लाह कहां है, बुलाओ उनको, उस पार जाना है। मल्लाह ने उन लोगों को बुलाया और फिर नदी पार कराया। नदी का पाट इतना चौड़ा है कि पार करने में 1 आध घंटे लग गए। जब उस पार यह टीम पहुंचती है और रास्ते में बात करते हुए, खौफनाक इरादों और मंसूबों की चर्चा करते हुए, मल्लाह तो डर गए थे, भागे कहां, अब तो जान आफत में आ गई है। लेकिन यह लगा कि हम तो पार उतारने वाले हैं, हमको क्यों ऐसा करेंगे। पार उतारते हैं, उस पार 50 की संख्या में असलहा यानी बंदूक और अन्य अस्त्र लेकर के, टंगिया थी, कुल्हाड़ी थी और भाला था, यह सब लेकर के, गड़ासा था लेकर के, उतने ही लोग थे। एक जो ग्रुप लीडर था उसने कहा इनको मार डालो, 5 है ना, 5 को मार डालो। फिर वह गिड़गिड़ाते हैं, साहब हमने तो पार उतारा है, हमारा क्या कसूर जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सबने दबोच लिया। वह मल्लाह जात के थे, बारी बारी सबको बांधा गया और बांधने के बाद एक ने कहा गोली मार देते हैं, ग्रुप लीडर ने कहा गोली क्यों बर्बाद करोगे, और हथियार है तुम्हारे पास ना। फिर जो हुआ आप महसूस कर रहे हैं दोस्तों। फिर एक ने कहा साहब बोरे में भर दें इनको। कहा नहीं, बोरे में क्यों भरोगे, छीट दो ऐसे ही जैसे है, क्योंकि सुबह दहशत मचेगी। फिर यह लोग सोन नदी के उस पार पहुंचने के बाद गांव में पहुंचते हैं। गांव में दलित बस्ती है और शुरू हो जाता है नरसंहार। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बूढ़े, सबको एक ही घाट उतारते हैं और उनके साथ दुष्कर्म भी करते हैं। उस समय एक युवा आईपीएस जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, नाम है उस समय का नाम है श्री गुप्तेश्वर पांडे आईपीएस, और अब गोविंदाचार्य जी हो गए हैं, जगत गुरु गोविंदाचार्य जी। प्रणाम प्रभु। नमस्कार। उस समय आप एसपी के पद पर तैनात थे। यह जनपद था जहानाबाद। ये घटना जहानाबाद में, जहानाबाद। मैं वहां एसपी नहीं था जी। मैं उसके निकटवर्ती जिले में, औरंगाबाद जिले में एसपी था जी। जहानाबाद जिले में मैं नहीं था। तो कैसे आप वहां पहुंच गए और क्या देखा आपने जब पहुंचे, तो कैसे पहुंचे, कैसे सूचना मिली? उस समय तो मोबाइल वगैरह का नहीं था। बाद में मैं भूल जाऊंगा, आपने जो अपना शुरू में जी इंट्रो में बताया जी, तो उसमें एक बात में मैं करेक्शन करना चाहूंगा जी कि दलितों की बस्ती पर हमला हुआ, नरसंहार हुआ, ये सही है जी।
किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोई शिकायत आज तक नहीं है। अच्छा, वो नहीं हुआ था जी। वो लेकिन महिलाओं को 10 महिलाएं मारी गई। नहीं, ज्यादा। हाँ। 10 से ज्यादा। जी। अब मुझे तो ठीक से अब याद भी संख्या नहीं है, लेकिन टोटल मुझे लगता है कि 58-60 लोग मारे गए थे। जी। और उसमें महिलाओं की संख्या 30 से अधिक थी। 32 महिलाएं, 10 बच्चे। तो ये हुआ था। जी। तो देखिए, मैं ये कहता हूं कि दलित मरे, सवर्ण मरे। लेकिन एक चीज गुरुजी, जिन लोगों ने मारा बच्चों तक के नहीं तो नहीं छोड़ा, पेट में अगर गर्भ था तो उसको भी मारा, उस स्थान पर निशान लगा करके स्तन तक काटे गए, जो भी है आप इसको बखूबी जानते हैं। तो जो इतने नीचता की पराकाष्ठा और घृणित पक्ष को धारण करने वाला है, क्या वह रेप नहीं करेगा? नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल बात हो गई जी। किसी के साथ रेप की कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन सरकार इसको दिखाएगी कि साहब रेप नहीं हुआ। नहीं, सरकार की बात नहीं। सबसे पहले तो मैं ही पहुंचा था जी। और पूरा ये सब बात छुपती थोड़े है, जो हुआ वो छुपा थोड़े। जी। बहुत ही भीषण नरसंहार हुआ था। बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई, कितनी लाश हाथ में पाए थे जब पहुंचे थे? तो मैं औरंगाबाद, वही बता रहा था, मैं औरंगाबाद जिले में एसपी था। जी। रात को मुझे लगता है 10 बजे 11 बजे के आसपास, समय ठीक से याद नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई। जी। मैं एक थाना का इंस्पेक्शन करके और दाऊद नगर में किसी थाना में ही ठहरा था। जी। मुझे मुख्यालय से वायरलेस के माध्यम से एक खबर मिली जी। कि जहानाबाद जिले के लक्ष्मणपुर बाथे गांव को आप जानते हैं। मैंने कहा मैं जानता हूं। जी। तो वहां कोई घटना हुई है, लेकिन संपर्क टूट गया है। जिलाधिकारी से, एसपी से टेलीफोनिक संपर्क टूट गया है और हम लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। आप जहां हैं वहां से कितना दूर है? हमने कहा हम औरंगाबाद में दाऊदनगर में हैं और यहाँ से हम 1 घंटे में पहुंच जा सकते हैं। जी। बोले आप जाके पहुंच कर बताइए कि वहां क्या हुआ है। जी। मैंने जो देखा वही बताता हूँ। जब मैं उस गांव में पहुंचा तो मेरे पास कुछ नहीं, बस अब जिप्सी में जो फोर्स रहती है, 2 अंगरक्षक थे, 2 और सिपाही होंगे। और मैं ऐसे ही, मैंने सोचा कोई छोटी बड़ी घटना हुई होगी, तो मैं वहां पहुंच गया, एकदम धड़धड़ाते हुए पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा जी कि गांव के बाहर थोड़ा सा जी 1 लाश, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, कहीं खेत में पड़ी 2 लाश, फिर कहीं आगे बढ़ा तो 3 लाश। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दर्जनों लाशें मैंने देख। और अंग भंग के साथ। वो तो मुझे स्मरण नहीं है, मैंने तो अंग भंग के साथ नहीं देखी थी। जी। ये गोलियां मारी गई थी, जहां तक मुझे स्मरण है सबको। जी। तो 1 दर्जन तक जब लाशें मैंने देखी तो उसके बाद मुझे हिम्मत नहीं हुई। गांव में कोई नहीं था, केवल कुत्ते भौंक रहे थे। जो लोग बचे थे छोड़ करके भाग गए थे और मैंने तुरंत आकर के वायरलेस से सूचना दी, यहाँ बहुत बड़ा जनसंहार हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 58-60 लोग मारे गए हैं। जी। मुझे जितना देखा वही बहुत बड़ा लगा। और मैंने कहा कि मैं अकेले हूँ, गांव में कहीं कोई है नहीं, अकेले मुझे खोजना नहीं, एक जगह लाशें नहीं हैं, अलग अलग कहीं पड़ी हुई हैं। जी। लेकिन मुझे जहां जाता हूं लाशें दिखाई देती हैं। तो लगता है कि बहुत बड़ी यहाँ घटना हो गई। इतना कहना था कि पूरा पटना से अब तो हल्ला हो गया। मैंने 4 घंटे 3 घंटे के अंदर तो सैकड़ों की संख्या में फोर्स स्वयं बगल के पुलिस कप्तान चक्षुदर्शी थे इस मामले में, इसलिए अब उसमें संशय की बात नहीं रही। एसपी कलेक्टर तो बाद में आए, सबसे पहले मैं उस गांव में पहुंचा, सबसे पहले मैंने देखा, सबसे पहले मुख्यालय को मैंने खबर की। जहानाबाद के एसपीडीएम को तो पता भी नहीं था कि हमारे यहाँ कुछ हुआ है। जी। और मुख्यालय को पता नहीं कैसे पता चल गया था, उनसे संपर्क नहीं हो रहा था। तो बाद में सब पहुंचे और खोजने पर पता चला कि रात भर खोजते रहे लोग और तब पता चला इतनी भारी संख्या में नरसंहार हुआ है। तो देखिए, हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, सवर्ण मरे या दलित मरे, कोई भी मनुष्य मरे जी, तो मुझे तो जो भी इंसान है जिसके अंदर इंसानियत है उसके अंदर बहुत पीड़ा होती है। लेकिन वो ऐसा समय था कि नफरतों का दौर था, पूरा मध्य बिहार जल रहा था। कहीं सवर्ण मारे जाते थे, कहीं दलित मारे जाते थे। इसके पहले बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी। 12 में 40 सवर्ण जातियों का, एक जाति विशेष के लोगों का सामूहिक नरसंहार हुआ था। उसके बाद ये बाथे की घटना हुई जिसमें इतनी भारी संख्या में दलित समुदाय के स्त्री पुरुषों का नरसंहार हुआ। इसके बाद आगे भी इसकी प्रतिक्रिया में फिर
सेनारी में लगभग मुझे संख्या ने 38 40 के आसपास मुझे आता, 34-35 एक जात विशेष के, सवर्ण जात विशेष के लोगों का, मतलब गर्दन पर गोली मार करके, गर्दन पर वो दांव रख करके, एक हथियार होता है उससे ऐसे ऐसे काटा गया था। वहां भी सबसे पहले मैं पहुंचा था। तो ये ऐसा वक्त था, वो ऐसा समय था, कहीं दलित मारे जा रहे हैं, कहीं सवर्ण मारे जा रहे हैं, कहीं 50, कहीं 20, कहीं 10, कहीं 5, लगातार ये चलता रहता था। मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी, सबसे पहले मुझे ही मैं एसपी नहीं था जहानाबाद, यही सबसे पहले मैं पहुंचा, सबसे पहले मैं गया, सबसे पहले मैंने देखा, सबसे पहले मैंने मुख्यालय को खबर किया, उसके बाद लोग आए, उसके बाद में खोजा गया, और सारी लाशों को एक साथ जब किया गया तो देख करके कलेजा निकलता था कि आदमी कितना पागल हो सकता है, इतना भीषण नरसंहार कैसे कोई कर सकता है। लेकिन वो नफरतों का दौर था, सोच करके अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़ा बुरा समय था ये, लेकिन अब भगवान की दया से बिहार में शांति है, कहीं कोई नरसंहार, कहीं कोई जनसंहार, इस तरह की स्थिति नहीं है। बहुत स्थिति में बदलाव। तो उस समय सबका पोस्टमार्टम कराया गया होगा? सब कुछ वही हुआ जी, इंक्वेस्ट से लेकर के सब कुछ जो होना था वही हुआ। सोन नदी के किनारे सबका दाह संस्कार भी हुआ। हमारी फोर्स के लोग, हमारे पदाधिकारी, हमारे सारे अफसर, पत्रकार 24 घंटे तक, पानी भी पीने की वहां व्यवस्था नहीं, भोजन किसी को नहीं मिला, लेकिन सब लोग जमे रहे, सब लोग लगे रहे, और सोन नदी के किनारे ही सबका सब कुछ हुआ। दोस्तों, इस मामले में मैं बताऊंगा, यानी लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार 1 दिसंबर 1997 को जो हुआ, कोर्ट केस कैसे कैसे चला, पूरा मैं स्टडी करके आपके सामने उसे प्रस्तुत करूंगा। कहां कहां तक मामला गया, उसमें से जो आरोपी थे कितने जिंदा हैं, कितने मर गए, कोर्ट ने कब कब कैसा किया, फिर सरकारों ने जब जब सरकारें बदली, जिनकी भी गवर्नमेंट आई, उन लोगों ने क्या किया। उन दिनों राबड़ी देवी बिहार की चीफ मिनिस्टर थी। लालू यादव चारा घोटाले में पद से हटना पड़ा था। राबड़ी देवी संभवतः मौके पर नहीं गई थी, महिला भी हैं, मुख्यमंत्री थी जो भी, और कहने वाले तो यह कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हाँ वह गई थी मौके पर, इस मौके पर गई थी, इस नरसंहार में वह गई थी, और यह मामला सदन में भी उठा था, एक तरह से बहुत बड़ा मामला था। तो आपने जब देखा इतने लाशें, ठीक है आईपीएस हो चुके थे आप, मतलब आईपीएस थे ही, कप्तान थे, और भी घटनाएं देखा होगा, आपके दिल पर क्या गुजरा, क्या उसको यह नहीं लगा कि इस नौकरी में हम काहे आए, छोड़ दिए? बाथे और सेनारी, ये 2 नरसंहारों को मैंने अपनी आंख से देखा घटना के बाद जी, और उसका मेरे दिलो दिमाग पर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि कई दिनों तक मैं खा नहीं पाया, कई दिनों तक सो नहीं पाया, दोनों घटनाओं के बाद। जब भी मैं आंख बंद कर सोने की कोशिश करूं तो वो ऐसे ही दृश्य दिखाई पड़ता था, और मुझे यही लगा कि आदमी इतना निर्मम कैसे हो सकता है, आदमी ऐसा क्रूर कैसे हो सकता है, कैसे 50-60 लोगों को, स्त्री बच्चों को कोई गोली मार सकता है, और कैसे 40-40 लोगों की गर्दन कोई सेनारी में काट सकता है, आदमी कैसे पागल हो जाता है। नरसंहार के बाद बच्चे, स्त्री सब थे उसमें, निर्ममता और निर्दयता की पराकाष्ठा कही जाएगी। तो यह नहीं लगा होगा कि जिस वर्दी को हमने धारण किया है, 1 स्टार, 1 अशोक स्तंभ, 2 स्टार, और यह वर्दी की संहिता का हम पालन नहीं कर रहे हैं, धिक्कार है ऐसी नौकरी पर। नहीं, ऐसा नहीं लगा, ऐसा इसलिए नहीं लगा पालन, वो ये एक तरह से वो समय ऐसा था, मैं अब आपको स्पष्ट कर दूं, जब बिहार में विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी जी। अब उसके लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं राजनीतिक दल के लोग, हाँ, वो शब्द का प्रयोग, जंगल राज लोग, वो मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता, लेकिन ये बात सत्य है कि विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी, इसमें कोई शक नहीं है। न सवर्ण मध्य बिहार में घर में चैन से सो पाते थे रात्रि में, न दलित सो पाते थे, रात भर दलित जगते थे, उनको लगता था कहां से कोई आएगा, हम लोगों को मारकर चला जाएगा, और सवर्ण अपने घरों में नहीं सो पाते थे, रात भर छतों पर बैठ करके और जगह रहते थे, ईंट छतों पर रख करके, पता नहीं कब कहां से कोई हमला हो जाए। तो इतना भय का, इतना आतंक का माहौल था, इतनी अव्यवस्था थी कि हर आदमी बेचैन था। वो दौर था, ये सत्य है कि आदमी दिन को, सुबह को निकलता था
तो शाम को जिंदा वापस घर आएगा कि नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। नक्सल आंदोलन अपने पीक पर था, आपस में भी मारते थे नक्सलाइट एक दूसरे को। जी। एमकेएसएस वाले मार रहे हैं माले वाले को, माले वाले मार रहे हैं एमकेएसएस वाले को, फिर उधर से एमसीसी मार रही है एमकेएसएस वालों को, फिर मार रही है माले वालों को। और उसके बीच में एक जिसको आज के जो प्रगतिशील या लोग कहे जाते हैं, जी। जिसको फ्यूडल फोर्सेज कहते हैं, एक और ताकत थी। रणबीर सेना तो बहुत बाद में आई। जी। इन नक्सली ताकतों से लड़ने के लिए किसानों की कई संगठन बने। जी। सवर्न लिबरेशन फ्रंट, उसके पहले भी सनलाइट सेना के नाम से, उस दौर को भी हमने देखा है। जी। तो सनलाइट सेना लड़ते लड़ते खुद ही समाप्त हो गई। उसमें सैकड़ों लोग मारे गए सनलाइट सेना के, मतलब आपस में भी मारे गए और आप लोग भी सूट जी, दोनों और होगा। मारे गए। और उसके बाद सनलाइट सेना के बाद सवर्न लिबरेशन फ्रंट आया, उसके नेता थोड़ा सा साफ हम चाहेंगे गुरुजी कि दोनों एक तो आपस में कट करके मर गए, आपस में, उसको उसने मारा, उसने उसको मारा, उसको उसने मारा, और आप लोगों ने भी आपस में ही ज्यादा मरे, आप लोग मार नहीं पाए। आपस में ज्यादा मरे नहीं, मुठभेड़ें होते रहती थी नक्सलाइट से, वो होती रहती थी। हाँ। लेकिन ज्यादा जो हत्याएं हुई वो नक्सली जो शक्तियां हैं अलग अलग तीन, आपस में एक दूसरे को मारते रहे। अच्छा। और फिर जो ये फ्यूडल फोर्स जिसको बोलते हैं, जो आई किसानों की का संगठन सनलाइट सेना, इनसे सीधा टकराव इन शक्तियों का होता था, इसमें भी भारी संख्या में मारे गए। सवर्न लिबरेशन फ्रंट आया, इससे भी इन लोगों का टकराव होता था, उसमें भी दोनों तरफ से भारी संख्या में लोग मारे गए। तो क्या आप लोग चाहते थे कि आपस में ही कट? नहीं, ऐसा नहीं चाहते थे, कोई ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन किसी के हाथ में कुछ था नहीं। नहीं, आपस में अगर कट मर जाए लड़ करके, नहीं, तो आप लोग तो अच्छा ही था। नहीं, अपराधियों के बारे में ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, करते भी हैं। हम लोग का एक स्टडी पुलिस में है, कुछ पुलिस पदाधिकारी इस मिजाज के होते हैं कि अपराधी अगर आपस में लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, लड़ा दो, इनसे उनको मरवा दो, उनसे उनको मरवा दो। लेकिन इसको उस स्थिति में, उस हिसाब से, उस दृष्टिकोण से इस मामले को मत देखिए। ये पूरे मध्य बिहार में एक अस्थिरता की स्थिति थी। ये दोनों ताकतें लड़ रही थी आपस में, किसानों के संगठन और एक तरफ उग्रवादी संगठन, और उग्रवादी संगठन आपस में भी लड़ रहे थे। तो ये, इसमें इतनी अनिश्चितता का दौर था, इतना भय था, इतना आतंक था, और कोई नहीं जानता था कि कब कहां कितने लोग मारे जाएंगे। ये कभी प्रशासन नहीं चाहता था, कोई एसपी नहीं चाहेगा, कोई कलेक्टर नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहता था, रोकना ही चाहते थे लोग, लेकिन स्थिति हाथ से बाहर थी।